रूबी जैसे ही स्कूल से आई सीधा रसोई में चली गई। आज उसे बहुत तेज भूख लगी थी। उसने एक एक बर्तन को देखा, लेकिन किसी में भी खाना नहीं था। इसका मतलब तो ये हुआ कि आज भी माँ भूखी ही काम की तलाश में चली गई है। कल भी उन्होंने मुझे स्कूल में एक रोटी दी और आज भी मुझे एक रोटी दी। शाम को उन्होंने मुझे चने खाने के लिए दिए। तो इसका मतलब माँ कितने दिन से भूखी है। और अपनी माँ पूनम के बारे में सोचकर रूबी की आंखें भर आई। उसने एक गिलास पानी पिया और अपनी भूख को शांत किया। थोड़ी देर बाद पूनम भी घर आती है। उसके हाथ में एक पॉलिथीन थी जिसमें कुछ खाना था। आ गई तू। मुझे थोड़ी देर हो गई। अब वो दूसरे मोहल्ले में भंडारा लगा हुआ था। देख, मैं तेरे लिए सब्जी पूरी और हलवा लेकर आई हूँ। जल्दी से प्लेट उठा ला। रूबी चुपचाप रसोई से प्लेट और कटोरी उठा लाती है। उसकी माँ जल्दी जल्दी खाना डालती है और रूबी को अपने हाथ से खिलाने लगती है। माँ, तू कौन सी मिट्टी की बनी है? तुझे भूख नहीं लगती है क्या? जरा बता मुझे, तूने कितने दिन से खाना नहीं खाया? ये तो कैसी बातें कर रही है। ले, जल्दी से खाना खा, वरना ठंडा हो जाएगा। नहीं माँ, मुझे सच सच बता, तूने 4-5 दिन से खाना नहीं खाया है ना? और फिर भी तुझे मेरी फिक्र हो रही है। ये ले माँ, तू खा खाना। रूबी की बात सुनकर पूनम की आंखों में आंसू आ गए। फिर माँ बेटी ने मिलकर वो खाना खत्म किया। जब से काम छूटा है, बड़ी मुसीबत आन पड़ी है बेटा। काम ही नहीं मिल रहा। रोज जाकर इधर उधर पता करती हूँ, पर कुछ नहीं होता। परेशान मत हो माँ, जरूर काम मिल जाएगा। रात को दोनों माँ बेटी पानी पीकर सो जाती हैं। रूबी 12वीं क्लास की छात्रा थी। पढ़ाई में होशियार थी, लेकिन उसकी पारिवारिक समस्याएं इतनी अधिक थीं कि कभी-कभी उसको स्कूल छोड़ने का मन करता था। पूनम के समझाने और टीचर के समझाने पर वो किसी तरह बस 12वीं करना चाहती थी, ताकि उसे कहीं जॉब मिल सके। अगले दिन सुबह। सुन रूबी, आज खाने के लिए कुछ भी नहीं है बेटा। तू खाली पेट स्कूल कैसे जाएगी? मेरी बात मान, आज तू घर पर ही रह और यहीं रहकर पढ़ाई कर ले। मैं काम की तलाश में निकलती हूँ। माँ, जब तू भूखी काम की तलाश में निकल सकती है, तो मैं स्कूल क्यों नहीं जा सकती? तू मेरी चिंता मत कर, मैं सहेलियों के साथ लंच कर लूंगी। पर माँ, तू क्या करेगी? पूनम के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। रूबी स्कूल चली जाती है और पूनम काम की तलाश में। दोपहर को रूबी जब स्कूल से घर की तरफ आ रही थी, तभी तेज धूप और भूख के कारण उसे चक्कर आ जाते हैं और वो सड़क पर ही सर पकड़कर खड़ी हो जाती है कि तभी एक गाड़ी उसके पास आकर रुकती है और उसमें से एक सभ्य महिला उतरती है। अरे, क्या हुआ है तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? आओ, इधर आओ। और वो महिला उसे अपनी गाड़ी के पास ले आती है। फिर गाड़ी में से पानी की बोतल निकालकर उसे पानी पीने के लिए देती है। थैंक यू सो मच। अचानक से चक्कर आ गए। कुछ खाया है तुमने? नहीं, शायद इसीलिए चक्कर आ गए हैं। और वो औरत गाड़ी के अंदर से अपना बैग निकालती है और उसमें रखा हुआ एक सेब रूबी को खाने के लिए देती है। थैंक यू सो मच आंटी, शायद मुझे इसी की जरूरत थी। कितनी प्यारी हो तुम। तुम्हारी शक्ल मुझे मेरी सहेली की याद दिला रही है। कहाँ रहती हो? आओ, मैं तुम्हारे घर छोड़ देती हूँ तुम्हें, वरना फिर चक्कर खाकर गिर जाओगी। और रूबी को भी उस समय सही यही लगता है कि वो औरत उसे घर छोड़ दी। वो अपने घर का एड्रेस देती है और औरत उसे उसके घर ले आती है और उसका हाथ पकड़कर उसे घर के अंदर छोड़कर वापस जा ही रही थी कि तभी सामने से पूनम आती हुई दिखाई देती है। अरे पूनम, तुम पूनम हो ना?
हे भगवान, तुम कितना बदल गई हो, कितनी कमजोर लग रही हो। और पूनम उस औरत को देखकर खुशी से भागकर आकर उसे गले लग जाती है। रेनू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये तो मेरा घर है। अच्छा, तो वो तुम्हारी बेटी है, तभी मैं कहूँ कि उसकी शक्ल तुमसे इतनी मिलती है। तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। चल अंदर आजा। पूनम उसे बैठने के लिए बोलती है। रूबी को वो उसका परिचय देती है कि वो उसकी बचपन की सहेली है। वो दोनों एक ही मोहल्ले में रहती थी। देखना, तू पहली बार मेरे घर आई है, लेकिन माफ करना, मैं तुझे कुछ खिला पिला नहीं पा रही हूँ। अभी मेरी हालत बहुत खराब है। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। वो तो तुम्हारे घर की हालत देखकर ही मुझे समझ में आ गया है पूनम। और तुम्हारी बेटी रूबी सड़क पर चक्कर खाकर गिरने वाली थी। ये सब क्या है पूनम? किस्मत, इसे किस्मत कहते हैं। कुछ दिन पहले मेरी नौकरी छूट गई। जो भी पैसे थे वो घर के किराए और बाकी खर्चों में निकल गए। अब हाथ में एक भी रुपया नहीं है और घर में खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं है। और मोहित कहाँ है? वो अब इस दुनिया में नहीं है। ये कहकर पूनम रोने लगती है और रेनू उसे चुप कराती है। फिर वो रूबी को अपने पास बुलाती है। रूबी, बेटी, ये 1000 रुपए लो और जाओ, जाकर जल्दी से राशन ले आओ। अरे नहीं नहीं रेनू, ये तू क्या कर रही है? क्या कर रही हूँ? दिखाई नहीं दे रहा है? घर में कुछ भी नहीं है। तुम दोनों की हालत तो देखो, क्या हो रखी है। ये लो रूबी बेटा, जल्दी जाओ, खाने का कुछ सामान लेकर आओ। और हाँ सुनो, बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए अभी खाने के लिए कुछ लेकर आना। अरे नहीं नहीं रेनू, ये तू क्या कर रही है? क्या कर रही हूँ? दिखाई नहीं दे रहा? बचपन में साथ में रोटी खाई है। कितना खाया है रे तेरे घर, मुझे खुद भी याद नहीं है। मेरी सौतेली माँ जब मुझे खाने को नहीं देती थी, तब मैं तेरे घर आकर ही खाना खाती थी। क्या तू भूल गई है? मैं तुझे अब इस हालत में छोड़ दूं? ये सुनकर पूनम चुप हो जाती है। रूबी भागकर जाती है और चावल, दाल, आटा, मिर्च, मसाले और साथ में अभी खाने के लिए छोले भटूरे ले आती है। तीनों बैठकर खाना खाते हैं और उसके बाद रूबी अपनी माँ और उसकी सहेली के लिए चाय बनाती है। पता है आंटी, मुझे चाय पीना पसंद है, लेकिन मैंने 15 दिन से चाय नहीं पी। आज सचमुच में बहुत अच्छा लग रहा है। अब तुम चिंता मत करो बेटी, रोजाना अब तुम्हें चाय मिलेगी। सुनो पूनम, मेरे हस्बैंड के जानकार हैं, उनकी अपनी एक फैक्ट्री है। मैं तुम्हारे लिए वहां बात करती हूँ, सैलरी भी अच्छी मिल जाएगी। और फिर मैं तो हूं ना, तेरी सहेली। किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। किसी ने सच ही कहा है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। देखना, आज अचानक से तू मेरे घर आ गई, जबकि हम पिछले कितने सालों में नहीं मिले थे। माँ बाप के चले जाने के बाद भैया भाभी ने देखा तक भी नहीं। घर जमीन सब लेकर बैठ गए और इधर पति के बड़े भाई ने सब कुछ हड़प लिया। यही जिंदगी है। लेकिन अब तू चिंता मत कर पूनम। रूबी, अपनी कॉपी तो दे, मैं एड्रेस लिख देती हूँ। पूनम, कल तुम यहाँ पर आना, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगी और कल तुम्हारी नौकरी लगवाते हैं। ये सुनकर पूनम खुश हो जाती है। फिर रेनू रूबी को 500 रुपए देती है और घर चली जाती है। माँ, तुम्हारी सहेली तो बहुत अमीर है और दिल की भी कितनी अच्छी है। देखो तो, कुछ देर पहले तक हमारे घर में कुछ भी नहीं था और अब खाने के लिए इतना कुछ है। हाँ बेटा, रेनू मेरे बचपन की सहेली है। बड़ा दुख देखा है बेचारी ने। उसकी सौतेली माँ उसे कभी कभी खाना भी नहीं देती थी। तब वो चुपके से मेरे घर आती थी और हम दोनों सहेलियां एक ही थाली में खाना खाती थीं। शादी के बाद 1-2 बार मिले, फिर उसके बाद कभी मुलाकात नहीं हुई। और आज देख, फरिश्ता बनकर आई है। ऐसा लगता है कि बचपन में खाए हुए एक एक दाने का हिसाब देने आई है। और उस रात माँ बेटी पेट भर कर खाना खाती हैं
और चैन की नींद सोती हैं। अगले दिन सुबह पूनम बहुत दिनों बाद रूबी को टिफिन भरकर खाना देती है। रूबी खुशी खुशी स्कूल जाती है और उसके बाद पूनम तैयार होकर रेनू के बताए हुए एड्रेस पर चली जाती है। आप इंतजार कीजिए, मैं अभी मैडम को बुला कर लाता हूं। ठीक है भैया, मैं यहीं इंतजार करती हूँ। थोड़ी देर बाद गार्ड जाकर पूनम को घर के अंदर ले जाता है। रेनू का बड़ा सा घर देखकर पूनम आश्चर्यचकित रह जाती है। सॉरी, मैं तैयार हो रही थी, बस हम लोग निकलते हैं। तभी रेनू पूनम को अपनी बड़ी सी गाड़ी में बिठाकर एक फैक्ट्री में लेकर जाती है और वहां के ऑनर से पूनम को मिलवाती है। और रेनू जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं इनको सुपरवाइजर बना दूंगा। 25,000 रुपये सैलरी होगी और इन्होंने अगर अच्छा काम किया तो आगे तनख्वाह भी बढ़ा दूंगा। बस भाई साहब, बहुत ध्यान रखना, ये मेरी सबसे अच्छी सहेली है। अरे आप बेफिक्र रहिए रेनू जी। आप बताइए पूनम जी, आज से काम शुरू करेंगे या फिर कल से? अभी से कर लूंगी सर। ओह ग्रेट। नहीं भाई साहब, पूनम कल से काम करेगी। हम दोनों बहुत दिनों बाद मिले हैं, तो आज हम लोग अपने बचपन की यादें ताज़ा करेंगी। अरे वाह भाई, आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक, जैसी आपकी मर्जी। और फिर रेनू पूनम के साथ बाजार जाती है और पूनम को कुछ कपड़े दिलवाती है और रूबी के लिए भी कुछ कपड़े लेती है। तू तो मुझे अपना कर्जदार बना रही है। चुप कर पागल, मैं बस अपनी सहेली को अच्छा देखना चाहती हूँ। क्या फायदा मेरे पास इतना रुपया पैसा होने का अगर मैं तुझे अच्छी जिंदगी नहीं दे सकती तो? पूनम, ये तो कुछ भी नहीं है, तू जानती नहीं है। जब 2-2 दिन भूखा रहने के बाद तेरे घर आकर खाना खाती थी ना, तो ऐसा लगता था जैसे वहीं पर ही रह जाऊं और कभी अपने घर ना जाऊं। अच्छा चुप कर, अब मुझे रुलाएगी क्या? सच कहूं तो भगवान ने तुझे फरिश्ता बनाकर भेजा है मेरे पास। तू बता, तेरे परिवार में कौन कौन है? तुम्हारे जीजा जी हैं जो आजकल बाहर गए हुए हैं, और मेरा बेटा है जो भी फर्स्ट ईयर में है। और हाँ, कल रूबी को देखने के बाद मैंने सोच लिया है कि 2-3 साल बाद रूबी मेरे घर की बहू बनेगी। बहुत ही सुंदर और प्यारी बच्ची है, बिल्कुल तेरी तरह। और ये सुनकर पूनम दोनों हाथ जोड़कर आसमान की तरफ भगवान को धन्यवाद देती है। अगले दिन से वो काम पर जाती है और उसके बाद उनकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सही हो जाती है। रेनू अपने वादे के मुताबिक 3 साल बाद रूबी को बहू बनाकर अपने घर ले आती है और इस तरह दोनों सहेलियों का रिश्ता और भी मजबूत हो जाता है। उर्मिला ने जैसे तैसे करके अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया और उसकी बेटी अपनी माँ को गरीबी की हालत में छोड़कर शहर में जाकर बस गई। उर्मिला एक सीधी सादी गांव में रहने वाली औरत। उसे दिन रात अपनी बेटी आयुषी की चिंता सताने लगी, लेकिन उसकी बेटी तो जैसे अपनी माँ को भूल ही चुकी थी। एक दिन आयुषी सड़क पार कर रही थी कि तभी वो दिवाकर से टकरा जाती है। अरे अरे, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? भगवान का शुक्र है तुमने मेरा हाथ पकड़ लिया, वरना मैं तो रोड पर ही गिर जाती। माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा जल्दी में था। वैसे भगवान ने आपको बड़ी फुर्सत में बनाया है। सचमुच में आप तो बहुत सुंदर हो। क्या आप सच कह रहे हैं? वैसे आज तक कभी किसी ने इतनी तारीफ मेरी नहीं की। फिर दिवाकर आयुषी की और भी तारीफ करता है, जिससे आयुषी खुश होती है और वो दिवाकर को अपने ऑफिस के बारे में भी बता देती है। अगले दिन फिर दिवाकर वहीं आयुषी को मिलता है और इस तरह धीरे धीरे उन लोगों की दोस्ती हो जाती है। एक दिन शाम को आयुषी से मिलने के बाद दिवाकर जब अपने घर जाता है। ओहो, ये रोज रोज घिया, टिंडे, लौकी, तोरी, ये सब्जी नहीं खानी मुझे। शर्म नहीं आती? नालायक, कमाता धमाता तो कुछ है नहीं और खाने में तुझे पनीर की सब्जी चाहिए। बता, मिली तुझे नौकरी? अरे माँ, तेरा बेटा राजा है, राजा। नौकरी नहीं करेगा,
देख लेना, एक दिन बिजनेस करेगा, बिजनेस। लेकिन एक नौकरी वाली छोकरी जरूर देख ली है तेरे बेटे ने। और जल्दी ही मैं उससे शादी करने वाला हूँ। हाँ, क्या कहा तूने? लड़की देख ली? लेकिन तू तो कमाता ही नहीं है कुछ भी, क्या खिलाएगा उसे? माँ, तू चिंता मत कर। अरे तेरी बहू नौकरी करती है बड़े ऑफिस में और तनख्वाह भी अच्छी है। और फिर तू भी तो करती है ना काम। माँ, बस मुझे क्या जरूरत है, देख लेना, पैसे जमा होते ही ऐसा बिजनेस डालूंगा और नोट छापूंगा कि तुम याद रख। सुन दिवाकर, मैं शादी नहीं होने दूंगी। है? शर्म नहीं आएगी तुझे? अरे तेरी पत्नी कमाने जाएगी और तू घर पर हाथ रखे बैठा रहेगा? अरे तुम भी ना माँ, हमेशा मुझे ऐसे ही जली कटी सुनाती रहती हो। हर रोज घर पर रहकर मैं घर के काम करूंगा, हैं? अरे मुझसे नहीं होता बाहर जाकर ऑफिस में काम करना। हे भगवान, कितना बेशर्म है ये लड़का। अरे कान खोल कर सुन ले, अगर तू शादी करके उस लड़की को इस घर में लेकर आया ना, तो निकल जा अभी मेरे घर से। क्या? हाँ। ठीक है, निकल रहा हूं मैं इस घर से। और हाँ, कभी वापस नहीं आऊंगा। मेरे पीछे पीछे मत आ जाना फिर। मैं तो आयुषी से शादी करूंगा और माँ, हम लोग अपना एक घर लेकर रहेंगे। हे भगवान। दिवाकर अगले दिन आयुषी से मिलता है। आयुषी, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि आज मैं अपना करोड़ों का घर दांव पर लगा कर आ गया हूँ। क्या? हाँ, मेरी माँ ने कहा या तो तुम घर छोड़ दो या फिर लड़की छोड़ दो। बस फिर क्या था, मैंने घर छोड़ दिया। ओह माय गॉड, दिवाकर, तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। तुम चिंता मत करो, मैं किराए के मकान में रह लूंगी। हम लोग दोनों साथ रहेंगे। लेकिन दिवाकर, लोग बातें बनाएंगे, क्यों ना हम लोग पहले मंदिर में जाकर शादी कर लें? अरे नेकी और पूछ। ठीक है, चलो हम जल्दी शादी कर लेते हैं। पर आयुषी, मैं अपने साथ कुछ लेकर नहीं आया। मुझे नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करनी होगी। बताओ, तुम मेरा साथ दोगी ना? हाँ दिवाकर, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। ओ मेरी प्यारी आयुषी। वो लोग मंदिर में शादी कर लेते हैं। आयुषी दिवाकर को अपने घर ले जाती है। उधर गांव में उर्मिला लोगों की बातों से परेशान होकर शहर आ जाती है और काम की तलाश करने लगती है। तभी एक दिन उसकी मुलाकात दिवाकर की माँ से होती है। तुम तो उर्मिला हो ना? मुझे पहचाना? मैं कजरी। अरे कजरी, तू मुझसे पहचानी ही नहीं गई। अरे कैसी है तू? अरे यहाँ फुटपाथ पर क्यों बैठी है? चल, मेरा घर पास में ही है। दोनों सहेलियां चाय पीते हैं और बातें करेंगे, ठीक है? और फिर उर्मिला कजरी के साथ उसके घर आ जाती है। वो एक छोटा और सादा सा घर था। घर के अंदर कुछ बर्तन और थोड़ा बहुत सामान था। तू यहाँ रहती है? तेरा तो एक बेटा भी था ना, वो कहाँ है? हम दोनों की आखिरी मुलाकात तभी तो हुई थी जब मैं अपने बेटे दिवाकर को लेकर मायके आई थी, और तुम अपनी बेटी को लेकर। क्या बताऊं, मेरा बेटा तो नालायक निकल गया, मुझे इस हालात में छोड़कर चला गया। ये तू क्या कह रही है? मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। सच कहते हैं लोग, औलाद पर तो कभी घमंड करना ही नहीं चाहिए, ना जाने कैसे निकल जाए। मेरी बेटी को पढ़ने का बहुत शौक था, मैंने उसके सारे शौक पूरे किए, और जब उसे नौकरी मिल गई तो उसने अपने गरीब माँ को पूछा ही नहीं। ये कैसी भगवान की माया है, हम दोनों सहेलियों के साथ एक जैसा हुआ। तू बता, यहाँ कहाँ रह रही है? क्या बताऊं, मैं तो काम की तलाश में शहर आई हूँ। गांव में सब लोगों ने मुझे बातें सुना सुनाकर मेरा जीना हराम कर दिया था। सब मुझे ताना देते थे कि इतनी मेहनत करके बेटी को पढ़ाया और देखो बेटी छोड़कर चली गई। यहाँ तो रहने का कोई ठिकाना ही नहीं है। अरे तू रहने की चिंता क्यों करती है? चिंता मत कर, ये घर है ना। क्या मैं इतने बड़े घर में अकेले रहूंगी? तू रहना मेरे साथ। अरे एक से भले दो हो जाएंगे, कम से कम एक दूसरे से बातें करने वाला कोई तो होगा। ठीक है, पर एक शर्त होगी मेरी, नौकरी लगते ही घर का आधा खर्चा मैं उठाऊंगी और आधा तू। ठीक है, मैं तेरी नौकरी भी लगवा दूंगी। अगले दिन कजरी
उर्मिला को अपने साथ लेकर जाती है और उसकी नौकरी लगवा देती है। अब दोनों सहेलियां सुबह इकट्ठा निकलती, काम करके शाम को भी इकट्ठा ही घर आती। उधर आयुषी को जब पता चलता है कि दिवाकर नंबर 1 का कामचोर इंसान है, वो नौकरी करना ही नहीं चाहता, तो उन दोनों के बीच में झगड़े शुरू हो जाते हैं। आयुषी, जब तुम गुस्सा करती हो ना तो तुम्हारे मुंह से फूल झड़ते हैं, और मैं तो सचमुच में सारी जिंदगी इन फूलों को देखने के लिए यहीं लेटा रह सकता हूँ। शर्म नहीं आ रही है तुम्हें? मैं कह रही हूँ जाकर काम ढूंढो। आधी सैलरी किराए में निकल जाती है और बाकी की तनख्वाह तुम्हारे राजसी खर्चों में। और अगर तुमने कोई काम नहीं ढूंढा ना तो मैं सच कहती हूँ तुम्हें छोड़ दूंगी। क्या? हाँ। अरे ऐसे कैसे छोड़ दोगी? अरे भाई, मैं तुम्हारा पति हूँ। और मैं तुमसे तलाक ले लूंगी। ये कहकर आयुषी काम पर निकल जाती है और दिवाकर चद्दर तान कर सो जाता है। उधर एक दिन कजरी और उर्मिला बातें करते हुए घर की तरफ आ रही थीं। बाप रे बाप, शहर में तो औरतों के नखरे ही बहुत हैं। पूरा दिन मेहनत करके काम करो और उसके बाद भी उन्हें लगता है कि हम काम चोरी कर रहे हैं। सच कह रही है बहन, मैं भी दुखी हो चुकी हूँ। अब बुढ़ापे में क्या और किसकी बातें सुननी पड़ेंगी, समझ ही नहीं आ रहा। इससे तो अच्छा हम आलू सब्जी पूरी बनाकर बेचें तो पैसा कमा लें। क्या लाख टके की बात कही है। हम दोनों बुढ़ापे में इधर उधर हड्डियां तोड़वा रही हैं। न तेरी बेटी तेरी सुध ले रही है और न ही मेरा बेटा मेरी। क्यों ना हम दोनों मिलकर यही काम करें, कम से कम खाने को तो होगा और कमाने को भी। फिर दोनों सहेलियां घर आते आते नौकरी छोड़ने का इरादा बना लेती हैं और अगले दिन दोनों सहेलियां तैयारी करती हैं अपना बिजनेस शुरू करने की। और फिर कुछ ही दिनों में वो अपना काम शुरू कर देती हैं। दोनों सहेलियां आलू सब्जी पूरी बेचने लगती हैं। उधर आयुषी दिवाकर के खाली बैठने से परेशान होकर एक दिन घर पर ताला लगाकर अपनी सहेली के घर जाकर रहने लगती है। दिवाकर को घर पर ताला नजर आता है तो उसे भी अफसोस होता है। हे भगवान, आयुषी के चले जाने के बाद मुझे लगता है कि मैं सचमुच में आयुषी से प्यार करता हूँ। उसे वापस लाने के लिए मुझे काम करना ही पड़ेगा। फिर वो काम की तलाश करने लगता है। कुछ दोस्तों के बताने पर वो एक किराए की दुकान में काम करने लग जाता है और कुछ ही दिनों में वो आयुषी को मना लेता है। उधर दोनों सहेलियों ने अचानक जो काम करने की सोची उससे उन्हें बहुत मुनाफा होता है और धीरे धीरे उनके हालात अच्छे हो जाते हैं। 1 साल बीत जाता है। अब कजरी और उर्मिला दोनों काफी अच्छे पैसे कमाकर अपना घर सुंदर बना लेती हैं। जब जब जो होता है अच्छे के लिए होता है। ना मैं गांव से शहर आती, न तेरे से मिलती और ना इतने अच्छे हालात होते। सच कहा उर्मिला, अब थोड़ा सर उठाकर जीने का समय आ गया है। सारी जिंदगी जी हजूरी में निकाल दी। समय अच्छा चल रहा था। एक दिन आयुषी दिवाकर को बताती है कि वो माँ बनने वाली है। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। लेकिन मुझे डॉक्टर ने बोला है कि मुझे आराम की जरूरत है। दिवाकर, अब मैं नौकरी नहीं करूंगी। लेकिन हम इतने थोड़े पैसों से कैसे गुजारा कर पाएंगे? वो तुम देखो, तुम भी तो बाप बनने वाले हो। एक दिन आयुषी और दिवाकर बाजार जाते हैं तो उन्हें उर्मिला और कजरी सब्जी पूरी बेचती हुई नजर आती हैं। आयुषी अपनी माँ को देखकर उसके पास जाती है और वहीं दिवाकर अपनी माँ को देखकर उसके पास जाता है। माँ, तुम यहाँ शहर में? माँ, तुमने दुकान कर ली? क्या कहा? ये तुम्हारी माँ है? और ये तुम्हारी माँ है? अपने बच्चों को अपने सामने खड़ा हुआ देखकर दोनों सहेलियां एक दूसरे का मुंह देखने लगती हैं और फिर कहती हैं, हमारी तो छोड़ो, तुम बताओ, तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो? माँ, ये आयुषी है, तुम्हारी बहू। और ये तुम्हारा दामाद है माँ? और ये सुनने के बाद दोनों सहेलियां हाथ मार मार कर एक दूसरे से हंसने लगती। मैंने तो सोचा नहीं था कजरी, तू मेरी सहेली होने के साथ साथ मेरी समधन भी बन जाएगी। मैं भी नहीं जानती थी कि हम दोनों की औलाद इतनी नालायक निकलेगी। क्या क्या आप दोनों सहेलियां हैं?
सहेलियां थी, अब तो हम दोनों समधन हैं। तुम बताओ, तुम दोनों कैसे हो? माँ, हम दोनों तो बहुत अच्छे हैं। और माँ, मैं अब नौकरी करने लगा हूँ। हाँ, हाँ, और माँ, एक खुशखबरी। बता तू बेटा। तू दादी बनने वाली है। हाँ, हाँ, और सासू माँ, तुम नानी बनने वाली हो। क्या कहा? सचमुच में? ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। हाँ हाँ, सचमुच में बहुत खुशी की बात है। माँ, हम्म, आयुषी को डॉक्टर ने ज्यादा काम करने से मना किया है। देख बेटा, मैंने खुद से तुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। अब हम दोनों सहेलियां समधन बन गई हो बेशक, लेकिन तुम दोनों ने जो हमारे साथ किया है, हमसे किसी तरह की उम्मीद मत रखना। क्यों उर्मिला, मैं सही कह रही हूं ना? हाँ हाँ, बिल्कुल सही। हमें भी जब सहारे की जरूरत थी तो हमारी औलाद हमें छोड़कर चली गई। अरे जाओ जाओ, अब हम तुम्हें नहीं जानते। अपने बच्चों को खुद पालो। आयुषी और दिवाकर वहां से अपना समूह लेकर चले जाते हैं और दोनों सहेलियां गले लगकर एक दूसरे को मुबारकबाद देती हैं कि वो दोनों तो समधन हैं।